सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। मैं उदय शंकर कुशवाहा, पॉजिटिव ब्रांच नोएडा के इंचार्ज, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रकृति दिवस के ऊपर प्रोग्राम लेके आए हैं हमारे अशोक मलिक जी, जिसका को-ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मलिक साहब और प्रकृति के ऊपर बताएंगे, जिसका आज ब्रांच में स्वागत है OP साबड़ा जी को, RS कुशवाहा जी को, अमरेश, रमेश, सभी लोग आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। स्वीटी पॉल और नीति अरोड़ा, इन सभी को हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ जो है हम OP साबड़ा जी को माइक दे रहे हैं और वो ज़रा इनके जीवनी के बारे में, अपना अशोक मलिक जी के बारे में बताएंगे। प्रकृति कवि कैसे हैं ये, तो उसके बारे में धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि हमारे बीच बड़े वरिष्ठ जो है कवि, जो प्रकृति प्रेमी भी हैं और प्रकृति के कवि हैं, नेचर ऑफ लव एंड नेचर ऑफ पोएट ऑफ नेचर। तो हम उनको आपके सामने कष्ट देंगे कि वो आपको बड़े अपने विचार जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए बताएंगे। धन्यवाद। सभी को, उपस्थित बंधुजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज जो है यहाँ पर नोएडा RJS के ऑफिस में, और आज हमारे कवि और नेचर के बहुत बड़े, मतलब एक प्रकांड विद्वान हैं, उनसे पूरी बात हम लोग सुनेंगे। और सभी भाइयों का हार्दिक से अभिनंदन है, स्वागत है। और हम अब जो है मन्ना जी को आगे संचालन के लिए जिम्मेवारी देते हैं, आगे के लिए। और धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया द्वारा हर साल मनाया जाता है। ये 28 जुलाई को होता है। तो इस अवसर पर 29 जुलाई 2026 को RJS PBH और टीफा 26 के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ हमारे RJS पॉजिटिव ब्रांच के स्टाफ भी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और मानुषी भी हैं, ये अल्फ़ा जनरेशन। तो आज प्रकृति को बचाने की एक जुगत हम लोगों के पास है, और प्रकृति को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर एक शिक्षाविद कहें, पर्यावरणविद कहें, नेचर और लाइफ के कवि आदरणीय अशोक कुमार मलिक जी से पॉजिटिव मीडिया का ये प्रश्न होगा सबसे पहले कि आज प्रकृति में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन या और भी चीज़ों से प्रकृति में जो नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहे हैं, तो प्रकृति का संरक्षण कैसे करेंगे। अगर धरती की बात करें तो आज धरती पर वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो एक आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में धरती माँ के संरक्षण के लिए कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। जी अशोक कुमार मलिक जी। थैंक यू मन्ना जी। मुझे एक ऐसा इस समय एहसास हो रहा है, क्योंकि जिस दौर में मानवता पहुंच गई है, ऐसा अभी कुछ समय पहले भी हम नहीं सोच पाते। जैसा कि हमें ये पुरातन समय का बोध है, क्योंकि जब हम 60s में भी एनवायरनमेंट का अभी इतना ज़्यादा बात अवेयरनेस से चली ही नहीं थी एक्चुअली। तो
तो ये बड़ा सबसे ध्यान देने की और दुख की कारण है कि इतने थोड़े समय में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि जब हम इसको मिलाते हैं सदियों से तो ना सिर्फ अवाक रह जाते हैं बल्कि हमें ऐसा शॉक फीलिंग होता, कभी कभी तो हम उससे उभरने में टाइम लगता है। और इस समय नागर संस्कृति में संवेदनशीलता की भारी कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रकृति को, वनों को, नदियों को, झीलों को, वायुमंडल को, यहाँ तक कि सागर को, जो कभी हम सोच भी नहीं पाते थे। जो वन्य प्रकृति थी, घने वन थे और सागर था, छलछलाती हुई नदियाँ थी, निर्झर थे, हिमालयन वाटरफॉल्स, कैटरैक्ट्स एंड वो सब, और वायुमंडल शुद्ध था और खान पान की चीज़ों में भी बहुत पौष्टिकता और स्वाद था। आकाश साफ था। मुझे याद आता है कि हमारे ही बचपन में, अर्थात कि हमारी पीढ़ी में ही इतना कुछ वो नष्ट हो गया है प्रकृति में, इतना कुछ डिग्रेडेशन हो गया है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी तो शब्द ही नहीं रहते हैं। और तब ये सोचना पड़ता है कि किन लोगों ने ऐसा किया, क्यों किया है और किन लोगों का क्या क्या फ़र्ज है और किन के पास क्या क्या शक्ति है और किस ढंग से वो इसको फिर से रिस्टोर करने की तरफ ले जाते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है एक्चुअली, इसको समझने के लिए, क्योंकि 3 कदम आप बताना चाहेंगे जो आम नागरिक कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वन कटे हैं और वायुमंडल प्रदूषित हुआ है और जो भूमि का जो उपजाऊ हिस्सा होता है जिसको सॉइल कहते हैं, टॉप सॉइल, उसका वो हटी है और उसमें डिग्रेडेशन आया है। पर्वतों में भी ऐसा ही हुआ है कि वन कटने से जो है वो जो सॉइल है जहाँ वो खेती होती है, और इनफैक्ट उन वन कटने से जो वो जैसे ओक के पेड़ होते हैं वो उनकी जड़ें स्पंज के रूप में होती हैं और वो जब वर्षा होती थी तो एक तो वो भूमि को बांध के रखते थे और दूसरा उसको सोख के वर्षा के जल को वो धीरे धीरे स्पंज की तरह छोड़ते थे। नदियों में बाढ़ नहीं आती उस कारण से उतनी। और अब वो वन दूर हो गए हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तो पानी ही दूर चला गया। तो हमको चाहिए कि वन महोत्सव के समय तो हम पेड़ लगाएं ही, वसंत ऋतु में भी लगाएं और घरों में बालकनियों के कबाड़ को हटाकर वहां पर हम पौधे लगाएं। इतनी आबादी है, मैंने देखा है कि 100 घर हैं अगर किसी अपार्टमेंट में तो मुश्किल से 4, 5, 6 घरों में कुछ थोड़े बहुत पौधे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है, इसका मतलब संवेदनशीलता की कमी है। तो इसके लिए तो प्रचार की भी जरूरत है। तो जिन लोगों को प्रकृति की ओर जो उन्मुख हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बताएं कि आप ये कबाड़ मत रखिए, आप यहाँ पौधे रखिए। और अगर RWS में आप बताएं उनको कि स्टार्ट वर्टिकल गार्डनिंग, ये जो दीवारों पे जो आप करते हैं उसमें वर्टिकल कुछ तरीका करके डोरियों से और स्ट्रिंग से लताएं वगैरह, और ये जैसे आइपोमिया की लताओं में नीले फूल खिलते हैं सवेरे के समय, वो मन को प्रसन्न कर देते हैं, स्फूर्ति से भर देते हैं और ऑक्सीजन आती है। और दूसरा ये है कि वायुमंडल का जो प्रदूषण है इसको आपने देखा है कि बहुत लोग जो है अभी भी लकड़ियां जलाते हैं सर्दियों में। उनको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा हर कदम जो है नुकसानदायक है। बिल्कुल, इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे। आकाश के बारे में बात कर रहे हैं वायु के लिए। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सीधे हमारे आकाश और सांसों से जुड़ा है। प्रकृति आधारित समाधान जैसे वृक्षारोपण और स्वच्छ ऊर्जा स्वच्छ आकाश बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
इसको समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि ये वायुमंडल जो प्रदूषित होता है उसमें इंडिविजुअल का कहाँ हाथ है, और वो चीज़ हटानी होगी या कम करनी होगी। जैसे थर्मल पावर स्टेशंस में अभी भी खानों से कोयला निकलता है और कोयले से वो बिजली का उत्पादन अभी भी हो रहा है। तो जो अभी हालांकि बहुत ये खुशी की बात है जो आंकड़े सुनने में आ रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो उसका अनुपात काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर एनर्जी जो है वो ऐसे सोर्स से आ रही है जो कि वायु को, अगर हम बिजलियां जगाते रहेंगे, जहां हम बैठे नहीं हैं वहां भी बिजलियां जगती रहेंगी। तो इतनी बड़ी आबादी में जहां जहां ये ऐसा हो रहा है, वो अगर विश्व को भी अगर हम देखेंगे, क्योंकि कभी भी हमको लोकल नहीं सोचना है, आखिर तो ये पृथ्वी एक घर है, हम उसी के वासी हैं। हमको आजकल के टाइम में बार बार अपने को झकझोरना है। जब भी हम लोकल सोचने लगते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। तो उसमें अगर 8 अरब लोग जो बिजली को किसी न किसी रूप में, पंखा चल रहा है, आप दूसरी जगह जाके बात कर रहे हैं, आप दूसरी जगह गए कमरों में, बिजलियां जल रही हैं, और RWs में जितने आडंबर से बिजलियां लगाई गई हैं एक दूसरे सोसाइटीज को देख के, इसको रोकने, कम करने की जरूरत है। ये इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, और इंडिविजुअल प्रचार भी कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि आप जो ये एक बल्ब जो है उसको अगर आप 1 घंटा बेकार जलाते हैं रोज, तो 365 घंटे वो जला है, उसको कन्वर्ट इट इनटू डेज, और ये एक ही घर में। तो ये लगने में जो छोटे कदम हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को अथॉरिटीज़ को ही करना होगा। दूसरा ये कि जो फ्रीज है, अब जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई हैं। तो अब गर्मी इतनी है, लोग एसी फ्रिज का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि ओजोन लेयर क्या कम किया जा सकता है, या इसमें विकसित देशों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या विकासशील देशों का? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दिशा से देखेंगे तो मॉन्ट्रियल जो एग्रीमेंट हुआ था काफ़ी पहले, वो कुछ सक्सेस माना जा सकता है, क्योंकि जब ये पता चला कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जब ऊपर की ओर उठते हैं, और ये ना सिर्फ फ्रिज से या इन चीज़ों से जहाँ वो गैस भरी जाती है, बल्कि जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, वो भी अल्टीमेटली ऊपर की ओर उठते हैं, और उनका जो है उससे इंटरेक्शन होता है और धीरे धीरे उसको, ओजोन को खराब करते हैं। तो इस पे एकदम बैन लग गया था। यहाँ पर उन्होंने दृढ़ संकल्प शक्ति दिखाई है विश्व ने, तो हमको लेकिन उसका ये देखने में आया कि कभी हम कुछ अच्छे कदम ले भी लेते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़ा विश्व है, बड़ी भारी जनता है, और विकासशील देश अपने ढंग से सोचते हैं, विकसित अपने ढंग से सोचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर सक्सेस फॉर द टाइम बिंग मान लेंगे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो बुरा इफेक्ट है वो दीर्घगामी है, दशकों तक चलेगा अभी भी, एकदम जीरो पे आने पर भी। तो इसलिए इंडिविजुअल को तो बहुत है। अब आप इससे इन इस तरह के अव्यस्तता से दूर हटें। पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी, तो अभी भी हम कदम पीछे हटा सकते हैं। इससे पहले कि सिर से पानी गुजर जाए इन सभी चीज़ों के कारण से, तो पहले ही कदम उठा लेना। हमारे अपने ये जो घर है, ये धरती है, और ये जो एक ही फैमिली है, इट विल बी द बेस्ट। इसके लिए प्रचार की जरूरत है बार बार। जी, आप ये देखिए अशोक कुमार मलिक जी, कि जो हमारे समुद्र हैं और जो समुद्री जीवन है वो भी खतरे में है। तो बिल्कुल
कई टूरिस्ट भी जाते हैं समुद्र किनारे, बिल्कुल, लेकिन वो प्रदूषित करके आते हैं, बिल्कुल, उसके खतरे को कैसे निपटा जाए, बिल्कुल, और जो समुद्री जैव विविधता है जी जी, है ना, उसको बचाने के लिए कौन सी सामूहिक पहल करनी चाहिए, और क्या इसमें सरकार का भी कोई रोल आपको नजर आ रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है, और बहुत बार बार प्रश्न किया जाना है, इंडिविजुअल्स द्वारा आपस में भी कहना है, क्योंकि जो कचरा, फॉर एग्जांपल ये बार बार समझा दिया गया है, और मैं देखता हूँ कि चीज़ों को समझा देने से नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आबादी बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल चार ढंग से सेग्रीगेट करना चाहिए, और कचरा बहुत टनों के टन निकलता है भारी, हम तो उसको सोच के हैरान होते हैं कि महानगरों में कितना कचरा निकलता है। उसके लिए गीला कचरा, प्लास्टिक्स वगैरह, सूखा कचरा, जो दवाइयों का है, या जैसे टूटे कंप्यूटर और दूसरी चीज़ें हैं, बैटरीज, ये सब आसान नहीं है। उसको अगर आप इधर ही डंप कर देंगे या अपने घर में कबाड़ कर देंगे, जहाँ पर आपको पौधे रखने हैं वो तो घेरें, अगर आप नीचे शेफ्ट में डाल देंगे चीज़ों को और मिला देंगे, तो उसके लिए कुछ नियम भी हैं अब तो, और कम से कम नियम से ज़्यादा तो हमको कन्विंस करना पड़ेगा और प्रचार करते रहना पड़ेगा। अगर वो कचरा, और दूसरा खेतों से जो पेस्टिसाइड्स जाता है नदियों में, और बहुत जगह जो है इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स और दूषित पानी को कई बार ट्रीट करे बगैर ही नदियों में, पहले तो बहुत ज़्यादा जाता था, अभी भी कई बार जाता है, यहाँ तक कि समुद्रों में डायरेक्ट जाता है बहुत से शहरों में जो किनारे के। उससे क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स जो है नदियों के जो जलचर जीवों को तो नुकसान दे रहा है, और जो अतिरिक्त रेन वाटर से वॉश होके जो फर्टिलाइज़र है, उससे उसमें जो वनस्पति बहुत ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद डिके करती है, तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करके वहाँ पे सफोकेशन होता है जलचर पंछियों का। और ये जब समुद्रों में पहुँचते हैं तो प्लास्टिक इतना पहुँच चुका है, जो लोग जिन्होंने जीवन समर्पित किया है इन चीज़ों को, उन्होंने पाया कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ प्लास्टिक नहीं पहुँचा हुआ। और ये कचरा भी काफ़ी समुद्र में, और बहुत अच्छे लोग हैं जो समुद्र किनारों पर जो है सारा जो फेंक के आते हैं टूरिस्ट लोग, वो उसको इकट्ठा करते हैं, और जो समुद्री जीव हैं जैसा आपने पूछा, वो लाखों हर साल उनकी दे आर किल्ड, लैक्स ऑफ, जैसे टर्टल है, 8 तरह के टर्टल हैं और पुरातन समय से हैं। मनुष्य तो अपस्टार्ट है, मनुष्य अपने को बहुत ज़्यादा समझता है और एक कॉन्शसनेस की नज़र से मान भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चतुर्दिक देखना पड़ेगा। मनुष्य के व्यवहार की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं है अब तक। नतीजा क्या है कि इतना ज़्यादा वायुमंडल, समुंदर, नदियाँ प्रदूषित होती हैं कि नदियाँ नालों में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और समुंदर में जो है इतने जीव मर रहे हैं। टर्टल जो है उसको जेलीफिश समझ के वो खा लेते हैं टर्टल, और सफोकेट होके वो चले जाते हैं। और कभी कभी क्या है कि जो ये शिप्स चलते हैं उनसे वो रिश्ता है टैंकर से, ऑयल दूर तक फैलता है, किलोमीटर्स तक, और वो बहुत तरह के जो समुद्री पंछी हैं, 285 प्रजातियों के पंछी जो है समुद्रों में मिलते हैं, 285 किस्म के पंछी मिलते हैं वहाँ। जैसे कॉर्मोरेंट्स हैं 33 किस्म के, वो यहाँ भी मिलते हैं नदियों में और झीलों में भी, बहुत देखा मैंने। धनौरी में मैंने बहुत देखा, सूरजपुर में बहुत देखा मैंने, और बहुत जगहों पे देखा उसको मैंने। और डार्टर होता है जो वो ऐसे लगता है कि सांप जा रहा है पानी के अंदर, डॉल्फिन, हाँ डार्टर होता है। तो ये पंछी हैं, विल्सन्स पैट्रल्स हैं, गैनेट्स हैं, रेजर बिल्स हैं, ये सारे समुद्रों में जहाँ कहीं अगर वो स्लिक हो जाएगा, उनके ये अगर हो जाएगा तो वो तुम गए।
इसके अलावा एक और बड़ा प्रदूषण है जो कि मुझे बहुत दुख दिया, उसकी ओर ध्यान कम गया। व्हेल मछलियां जो हैं, व्हेल मछलियों का जो कम्युनिकेशन है, हमें भी शर्म आ जाएगा कि कितना कमाल का कम्युनिकेशन है। हम बहुत अपने को वो मानते हैं कि भाई हमारी वाणी तो कमाल की है। ये हमारा हाइप है। प्रकृति की नज़र में सारी स्पीशीज बराबर हैं, और कुछ बात है उसमें व्हेल मछलियों का जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर नहीं होता थोड़े में, उनका कम्युनिकेशन 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा जाता है समुद्र में, पानी में। और उसको ये जो शोर मचाते हैं ये शिपिंग, उससे वो डिस्टर्ब हो रहा। अगर वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो उनकी जो जीवन शैली है उसमें भारी डिस्टर्बेंस आएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बनाया गया था जब इनको बहुत तरह से ये ख़त्म हो रही थी व्हेल मछलियाँ। ये तो ऐसे कमाल के जीव हैं कि एक समय तो यही माना जा रहा था कि इससे बड़ा जीव तो इवन डायनासोर भी नहीं थे, लेकिन हालांकि बड़े मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन व्हेल मछली फिर भी कमाल का जीव है। लेकिन इन्होंने व्हेलिंग कमीशन में भी किसी ना किसी तरह से वो उनका वो चलता रहा। और अभी कुछ बहुत लोगों के जागरूक, और सबसे ज़्यादा जागरूकता वैज्ञानिकों ने की है, बायोलॉजिस्ट ने की है, मैरिन बायोलॉजिस्ट ने की है। एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उनके करने से कुछ ये इधर वो लोग जिनकी संवेदना भी खत्म हो गई वो भी चेत गए बार बार कहने से। और यूएन के अंडर जो है ये अर्थ समिट के समय ये देखा गया कि ये सारी पृथ्वी जो खराब हो रही है, ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स जो आ रहे हैं कारों से, इधर से कारें हैं और मैं देखता हूँ कि कार एक है, एक और खरीद ली और अकेला बैठ के जा रहा है, वो उसका वो धुआं जो है उधर वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वो सब वायुमंडल इतना ज़्यादा फेंका जा रहा है। और जो वन कट रहे हैं अभी भी इतना, अगर उनका हम क्वांटिफिकेशन देख लें तो शौक होता है। इधर लगाए जा रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान मुझे तो लग रहा है ऐसा। इफ़ आई एम नॉट इन एरर इट इज़ मोर डैमेजिंग, क्योंकि अभी तक भी वो नहीं रुक पा रहे हैं। जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट में अभी भी कट रहे हैं, वो उनके बीच में जहाँ जहाँ रास्ते बन गए, अभी भी जो हमारे जो खेत हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो खेतों की ज़मीन कम हो रही है, या फिर वन कटेंगे या फिर वो अर्बनाइज जो उनके नीचे आया हुआ है वो, और वो अर्बन आइलैंड हीट में वो भी कर रहे हैं इजाफा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विकास भी हो लेकिन विनाश ना हो, है ना? ऐसा विकास किस काम का जिससे कि पर्यावरण प्रकृति को नुकसान हो, प्रदूषण फैले? हाँ, आपके क्या नज़रिया देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में सभी को गंभीर चिंतन करना चाहिए। विकास को डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे फिलोसफर्स जो थे वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। आजकल के लोग जो उथली संस्कृति में जी रहे हैं उनको लग्जरी चाहिए। अगर उनको डीपर जॉय का पता चल जाएगा वो कहेंगे ये लग्जरी वाला ये तो ये इमेच्योरिटी है, इट इज इमेच्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो माई स्टैंड पॉइंट इज साइंटिफिक ऑल्सो। हर एक को एवरीवन हैज टू बी इन कीपिंग विद द टाइम्स। तो हमको चाहिए कि साइंटिफिक दृष्टिकोण पूर्ण रखें, लेकिन इतना उस लग्जरी से हम दूर रहें। अगर यू टर्न नहीं भी ले सकते तो यू टर्न तो नहीं ले सकते, मान लिया अगर थोड़ा, हालांकि मैं तो चाहूँगा कि यू टर्न लें, लेकिन जैसा कि मैंने अन्य जगह भी कई बार कहा है कि ह्यूमन इकोलॉजी एक स्वतंत्र इकोलॉजी हो गई है, जबकि इसको इंटीग्रेटेड होना चाहिए नेचर की इकोलॉजी से। तो ये इससे हमें कदम पीछे हटाने पड़ेंगे या और अपनी आबादी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है अशोक कुमार मलिक जी। अभी जो है उन्होंने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अपने विचार रखे मुख्य वक्ता के रूप में। RJS PBH का ये कार्यक्रम जो है 607वां
कार्यक्रम है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इंटरेक्टिव सेशन में सबसे पहले पूर्व मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ओपी सापरा जी, इन बातों को सुनने के बाद और क्या कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप एक लेखक भी हैं, किताबें कई लिखी आपने। ओम सापरा जी। आप सबको पुनः नमस्कार। अभी हमारे अशोक मलिक जी ने जो है बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, उसके अंदर 2 पॉइंट बड़े ज़रूरी हैं जो मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो यह है कि जो गुड्डी गुड्डी बात है कि ऐसा होना चाहिए, जो परामर्श है जिसको हम एडवाइस कहती हैं, वो आपने बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन क्या वो वैधानिक रूप से सफल हो सकती हैं? तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या नियम या कानून बनाने चाहिए जो अभी कमी है? अगर पहले कानून है तो उनका पालन क्यों नहीं जा रहा? और दूसरा ये है कि जो जनसाधारण है वो आमतौर पे जैसे कहते हैं ना, लातों के विरुद्ध बातों से नहीं मानते। उसके अंदर टूरिस्ट भी है, सामान्य नागरिक भी है, हमारे पार्षद भी हैं, हमारे नेता भी हैं, सारे हैं। क्योंकि आप देखिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 10-10 मंजिली बिल्डिंग, पूरी एयर कंडीशन होती हैं, होटल है, तो उसका क्या समाधान है? इन 2 प्रश्नों का बताइए कि वो कैसे लागू होगा और लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जा सकेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या है, क्योंकि अर्बनाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है और लोगों में जहाँ स्वतंत्र है उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वो स्वतंत्र होने के नाम पर जो टेक्निकली जब इसको देखा जाता है तब हम उसमें अक्षम से हो जाते हैं। जब भी हम इसको स्पिरिचुअली देख के आगे बढ़ेंगे, जैसे आप किसी को डिसिप्लिन में डालिए, वो आपकी नज़र नहीं है तो वो डिसिप्लिन में रहता ही नहीं है। आप बताइए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, वो एनफोर्समेंट ही नहीं होते। इतनी बड़ा समाज है, उसके लिए एनफोर्समेंट देने वाले भी नहीं लोग हैं। और ये तो और भी बड़ी समस्या है, ये तो विशाल समस्या है पूरे भूमंडल में। तो इसको और विभिन्न सोच भी है, जैसे जो विकसित देश हैं उनका न्यू कॉलोनी जो कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से वो कॉलोनियल, उनको कह रहे हैं कि सारा चीज़ खुद तो उन्होंने नुकसान दे दिया और आप चाहते हैं कि जो विकास करना चाहते हैं तो देश जिनको अभी अभाव है वो चाहते हैं कि वो सब विल्डरनेस छोड़ दें। लेकिन मैं मानता हूं कि छोड़ना पड़ेगा, हर एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो कुएं में गिरे हैं तो क्या हम भी कुएं में गिरेंगे? लेकिन अगर आप कहेंगे कि केवल मात्र लीगल से ही हो पाती हैं चीज़ें, अगर ऐसा ही होता तो समाज की ये विद्रूपताएं होती ही ना। अगर हम इंटरनल डिसिप्लिन के लिए हमको नई पीढ़ी की ओर शुरू में वी विल हैव टू कैच देम यंग, वी विल हैव टू कैच देम। मैं मानता हूं कि जो प्रकृति प्रेम है, हम आए ही पुरातन समय से प्रकृति प्रेम में। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले प्रोटो स्टार शुरू हुआ सन, और 4.56 बिलियन समय में धरती जो है एग्रीट हुई। और उस समय जो है ये जीवन का वो लक्षण दिखता है बहुत सी चट्टानों में, जैसे ग्रीनलैंड में और अमेरिकन नॉर्थ में और इवन ऑस्ट्रेलिया में ये सब मिलता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें सभी जो अनडिस्टर्ब थी, इन द सेंस के उसकी शक्ति कभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत डिस्टर्बेंस जो आई वो उसको संभाल लिया प्रकृति ने। तो इसलिए मेरा सप्रा जी ये कहना है कि कभी भी केवल कानून बनाने से या ऊपर से डिसिप्लिन करने से कभी वो नहीं होगा, इंटरनल डिसिप्लिन होना होगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये परिवार है, हमको स्वयं ही अच्छे तरीके से इसको सुरक्षित करना है। और ये करने के लिए इससे पहले कि वो पुरानी पीढ़ियों की जो बेकारियों से ग्रस्त ना हो जाएं, अर्थात उनका वायरस ना आ जाए उनमें, तो मैं तो कहूँगा कि इस जनरेशन को नहीं जो इस समय यंग है, मैं तो हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि जो बीटा जनरेशन है, जैसे ये हैं, इनसे भी आगे बल्कि मैं तो कहूँगा और भी, उन्हीं को शुरू से हमको ये हमारा दायित्व होना चाहिए। बड़े लोग जब जैसे भी हैं, लेकिन ये तो जैसे माँ बाप कई बार
ये सोचते हैं कि अब हमसे तो ये कुछ नहीं होता, कम से कम इनको ना हो। तो हमारा दायित्व बनता सबसे ज़्यादा, हमें हरदम चिंता होनी चाहिए कि ये पीढ़ी जो है इनके लिए हम क्या सोच रहे हैं। उनको ये इंटरनल डिसिप्लिन देंगे तो ये धरती बहुत अच्छी हो जाएगी। आत्मविश्वासन, सेल्फ जी हाँ, जी हाँ, जी। देखिए, मैं मलिक साहब जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई प्रकृति के बारे में। देखिए, घर में, गांव में मिट्टी के घर बनते हैं तो वो आजकल काफ़ी ठंडे रहते हैं। अभी भी जो ईट गारे से जुड़े हुए हैं मकान, उसमें ठंडक रहती है और उसको मैं संरक्षण करने में लगा हूँ। हमारे गांव, हमारा जो पुराना घर है जिसको मैं अपने मंदिर के रूप में डेवलप करने जा रहा हूँ, तो उस हमारे ईंटें गारे से जुड़ाई है, उसमें ठंडक रहता है। तो मैंने उसको ख़त्म नहीं होना, सीमेंट और उससे बढ़िया गारे साले, वो एक कंट्रोल है, मतलब पोल्यूशन का कंट्रोल है, मतलब हीट जनरेट नहीं होती है। और सर्दियों में भी वो गर्म होता है, पता नहीं कैसे, उसमें एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब कि प्रकृति की तरफ से ठंडा रहता है। मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच नोएडा के मानद प्रभारी उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं, और कुशवाहा जी के जो छत पे इन्होंने प्रकृति संरक्षण का खूबसूरत नमूना भी पॉजिटिव मीडिया को दिखाया। टीफा 26 G7 के लोग भी उपस्थित थे, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत मलिक साहब को धन्यवाद। और प्रकृति के ऊपर बहुत ही बढ़िया बात कही। एक चीज़ मलिक साहब से पूछना था, जो ये शहर में सारे पेड़ कट रहे हैं और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, क्या ये भी प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है और खतरा पैदा कर रहा है, पॉल्यूशन दे रहा है? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग प्रकृति संरक्षक में बाधा आ रहा है। उदय शंकर जी, आपने जो बहुत बड़ी समस्या है, आबादी के कारण जो है शहरी क्षेत्र इतने फैल गए हैं कि गांव का जो पहले ज़्यादा आबादी होती थी, धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। और ग्रीन रेवोल्यूशन से खेतों को खराब भी किया, फसल इतनी हो रही है, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो जो आपने प्रश्न किया वो ये है कि जो ये हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, जो आपका जो फॉसिल फ्यूल्स जो कारों से और स्कूटरों से, बाइक से और थर्मल पावर स्टेशन से ये वायुमंडल के उसको अभी पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 280 पार्ट्स पर मिलियन था कार्बन डाइऑक्साइड का, और पुरातन युग में भी ये बहुत स्टैटिक रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। और ऐसा आईपीसीसी ने इंटर गवर्नमेंट, ये बड़ी खुशी की बात है कि आजकल के टाइम में बहुत गवर्नमेंट्स मिलके तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसमें हज़ारों साइंटिस्ट होते हैं, और ये एक बड़ी गौरव की भी बात है। उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन, आईपीसीसी ने ये बताया है कि क्या क्या, उससे यूएन ने शुरू किया था, उनकी कई रिपोर्ट्स आई, उसमें बताया है, डिफरेंट एजम्पशंस लेने के बाद बताया गया है कि 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा इस सेंचुरी के बाद में, या ये अनसर्टेनिटीज के कारण से पता नहीं चल रहा। लेकिन इधर से ये जो अर्बन कंग्लोमरेशंस हैं, ये हीट आइलैंड्स हैं, ऊपर हीट जाती है, वो भी वर्षा को उस जगह, और जगह वर्षा होती है, यहाँ कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जो अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं, आपको अगर घर में होते हैं ना, आपको आलस आता है, आपको नींद आती है। यहाँ प्रदूषित वातावरण है बड़ा, आप बाहर जाते हैं तो ताजगी आ जाती है। हालांकि हम कहते हैं कि बाहर भी प्रदूषण है, घर तक, लेकिन घर में ज़्यादा है। आपका जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी से, आपका जो एसी चलता है उसका नज़दीक में भी हीट जाता है, आपका जो बिजलियां हैं उसका सारा हीट जा रहा है, और भी जितना कुछ है। इवन जो गैसेज हैं वो तो और ढंग से हीट कर रही हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऐसा है कि जब ऊपर जाता है तो वो नीचे तो किरण आती है, उसको रोक लेता है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट हीट जो है वो भी जा रहा है।
तो आपने ठीक प्रश्न किया और ये दुख का कारण है। और मैं चाहूँगा कि आबादी को अल्टीमेटली इससे देर हो जाए, मैं ये मानूंगा। हम तो हर एक आदमी खुशी से भी तो रहे। बहुत से लोग क्या थे कि पहले बहुत इस परिवार में होते थे, अब सोचते हैं कि अब हम इनको ये खुशी नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। अब हमको पूरा विश्व का सोचना है। आगे हमारे 8 बिलियन अभी है, इसको स्टेबलाइज करना है। बिना इसके इस एंगल से भी सोचे बिना आप वो नहीं कर पाएंगे। अतः वो करने के लिए वो बड़े दृढ़ कदम उठाने पड़ेंगे। और हमारी आबादी अगर आप सोचिए, आप देखिए हमारे कितने थोड़ी थोड़ी आबादियाँ कई जगह अभी भी, और इतना बड़ा भूखंड होने पर भी अगर हमारे इसमें क्या जो नहीं आए तो वो दुख में क्यों आए, प्रदूषण में क्यों आए, थोड़े आए तो वो देखना होगा। मैंने अपने घर में जो है पौधे लगाए हुए हैं पॉल्यूशन दूर करने के लिए, रोकने के लिए, और बाहर भी हमारे पास जो है सारे पौधे लगे हुए हैं। मनी प्लांट है, उधर जो है फूलों के पौधे हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, कैक्टस है, और ये सारे पौधे लगे हुए हैं जो पॉल्यूशन को अंदर तक ना आने दे। हमने प्रकृति सीजन पे और छत पे हमने जो है पूरा अपना पॉल्यूशन रोकने के लिए प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति को अपने साथ रखते हुए जो पॉल्यूशन हमारे यहाँ कम से कम हो, ऊपर हमने साइकस का पौधा लगाया हुआ है, अपना कुछ सब्जियां लगाई हुई है जो पॉल्यूशन को काफ़ी अपनी तरफ खींच लेती है, अंदर तक नहीं आने देती है। बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ है, हम ये सारे काम किया हुआ है। घर पे जो है ऊपर मिट्टी भी रखा हुआ है, मिट्टी से जो है पॉल्यूशन जो है अपने तरफ खींच लेता है। तो ये सब चीज़ है। तो मैं आए हुए आज की इन्वायरमेंट को देखते हुए मलिक साहब को और प्रकृति के ऊपर बहुत सुंदर बात कही, समुंदर से लेके ज़मीन तक की बात हुई है, पेड़ पौधों तक की बात किया उन्होंने, छत पर आकाश की बात हुई, और ये सारे चीज़ को बहुत सही तरीके से इन्होंने समझाया और हम लोगों ने उस पर समझा है। और आगे से हम लोग भी प्रकृति के प्रति जो है एनवायरनमेंट करेंगे, जो ताकि प्रकृति हमें जो जल थल और वायु जो भी दे रहा है उसको हम कैसे स्वच्छ रख सकें, इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इस पे जो है हम लोगों को काम करना है। धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद सप्रा साहब और राजेंद्र जी और बाकी हमारे सारे स्टाफ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पॉजिटिव मीडिया का प्रोग्राम हमारे पॉजिटिव ब्रांच नोएडा में हुआ है, उसके इंचार्ज होने के नाते हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन्ना जी को धन्यवाद। और हमारी नतनी भी इस प्रोग्राम में आज जो है पार्टिसिपेट की है, स्वीटी पॉल, नीति अरोड़ा, ये सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।